हेलो बच्चों, आई एम योर टीचर प्रियंका मैम। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद प्रियंका मैम। तो स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं, पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। इस एसएसटी पढ़ने में मजा आ रहा है या बोरियत हो रही है? देखो, अगर मजा आ रहा है ना तो सच में आप लोग बहुत अच्छा कुछ सीखने वाले हो लाइफ में, क्योंकि एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब आई थिंक सारे सब्जेक्ट ही बहुत अच्छे हैं और सारे सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जो आपको आगे तक उनको पढ़ना है, जब तक आपकी स्टडी चलेगी तब तक पढ़ना है। बट एसएसटी, मेरे हिसाब से एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हम मतलब हमें लाइफ में जो भी हम तैयारी करने वाले हैं, आगे चल के कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करेंगे तो वहाँ इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, मजा आएगा पढ़ने में, अच्छा लगेगा। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 जिसका नाम है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में, गवर्नेंस के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको समरी कर देती हूँ इसकी कि इस चैप्टर में क्या था। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया इसके अंदर। तो जिसमें हमने पढ़ा अबाउट अबाउट डेमोक्रेसी की व्हाट इज अ डेमोक्रेसी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डेमोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स। कि डेमोक्रेसी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ लोग अपने जो लीडर्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है, वो डेमोक्रेसी होती है रूल बाय द पीपल, कि हम जिसको इलेक्ट कर रहे हैं, हम जिसको चुन रहे हैं, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनकर हमारी जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में गवर्नमेंट के सामने हमारी प्रॉब्लम्स को रखता है, उनके बारे में बात करता है और उनके सॉल्यूशन निकालता है। ठीक है, अब हम इसके आगे हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो 3 स्टेज पर काम करती है। फर्स्ट इज लोकल स्टेज, सेकंड इज स्टेट लेवल एंड थर्ड इज नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट काम करती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको पढ़ाया था 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी एक होती है बट ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही सरकार एक है लेकिन ऑर्गन्स अलग अलग हैं जो कि सरकार को हेल्प करते हैं पूरे कंट्री के, पूरे स्टेट के चीज़ों को, मैनेजमेंट को संभालने के लिए। तो ये जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं ये कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज होता है एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड इज द जुडिशरी। ठीक है, जो लेजिस्लेचर है वो नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी काम करता है और इसके साथ साथ लोकल लोकल जो लेवल होता है उस पर भी ये काम करते हैं। उसी तरह से एग्जीक्यूटिव काम करता है और उसी तरह से जुडिशरी काम करती है। ये तीनों जो ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट की, ये तीनों अलग अलग तरीके से अपने अपने स्पेसिफिक एरिया में काम करती हैं और तीनों का एक दूसरे पर क्या होता है, कंट्रोल होता है, ताकि कोई भी जो ब्रांच है वो अपने अपने दायरे से बाहर निकलकर कोई भी किसी भी काम को ना करे। ठीक है, समझ रहे हैं? इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को आगे बताया था कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर या व्हाट डज द एग्जीक्यूटिव डू, कि ये क्या काम करते हैं। तो मैंने बताया था कि जो लेजिस्लेचर है वो क्या करती है, द लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, वो लॉ को बनाती है। और एग्जीक्यूटिव क्या करती है, एग्जीक्यूटिव इन्फोर्सेस देम, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है, उनको इन्फोर्स करती है। और जो जुडिशरी है वो क्या करती है, इंटरप्ट देम। जुडिशरी जो होती है वो उनके बनाए हुए जो लेजिस्लेचर जो लॉ बना रही है या एग्जीक्यूटिव जिस लॉ को लागू कर रही है वो उस पर ध्यान रखती है कि ये चीजें रूल्स के अकॉर्डिंग तो चल रही है या फिर नहीं चल रही है। ठीक है, समझ गए? मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत इजी वे में आप लोगों को बता रही हूँ और आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। देखो बेटा, ध्यान से सुनना, चैप्टर को ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना। उससे क्या होगा कि जो चैप्टर के बीच बीच के जो क्वेश्चंस होते हैं या जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको इतना बताया था। अब इसके आगे जो मैंने बताया था आपको लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो जुडिशरी है वो जब नेशनल लेवल पे काम करती है तो उसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया, कि वो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी है किसके मामले में, जुडिशरी के मामले में। ठीक है, और स्टेट लेवल पर मैंने क्या बताया था, स्टेट लेवल पर मैंने बताया था आपको हाई कोर्ट, कि जैसे कि नेशनल लेवल पर होती है सुप्रीम कोर्ट वैसे ही स्टेट लेवल पर होती है हाई कोर्ट। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था लेजिस्लेचर।
यह लेजिस्लेचर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि जो जैसे कि जुडिशरी काम करती है नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, वैसे ही लेजिस्लेचर भी काम करती है दोनों लेवल पर। तो जो नेशनल लेवल पर काम करती है उसको हम कहते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। ये नाम मैं वापस बोल रही हूँ, याद रखेंगे। नेशनल लेवल पर जो जुडिशरी काम करती है उसको बोला जाता है लोकसभा एंड राज्यसभा। अब आगे पढ़ते हैं, चलो निकालिए अपना अपना पेन और ध्यान से चैप्टर को पढ़ना शुरू कीजिए। These two houses of parliament, ये क्या है? पार्लियामेंट के दो हाउस हैं। पार्लियामेंट मतलब होता है संसद, ठीक है। संसद के ये दो सदन है। हाउसेस को यहाँ पर हाउस का मतलब घर नहीं है, ठीक है। हम घर का जो दूसरा पर्यायवाची होता है उसको यहाँ उपयोग करते हैं और वो है सदन, ठीक है। तो पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, फर्स्ट इज लोकसभा, सेकेंड इज राज्यसभा। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग नेशनल लॉज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे देश में लॉज को बनाने के लिए और उनको पूरे देश के अंदर उनको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो जो लोकसभा होती है उसको कहा जाता है लोअर हाउस और जो राज्यसभा होती है उसको कहा जाता है अपर हाउस। क्योंकि राज्यसभा को अपर हाउस इसलिए कहा जाता है, देखो छोटी सी बात है, मैं समझाती हूँ आपको। क्योंकि राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं, वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, उन्हें अनुभव होता है चीजों का। तो उनके अनुभव के आधार पर ही उनको क्या कहा जाता है, इस सदन को कहा जाता है अपर हाउस, ठीक है। और लोअर हाउस किसको कहा जाता है? लोकसभा को। क्योंकि इसमें जो नए जो लोग इलेक्ट होते हैं जिनको हम एमपीज कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि एमपी मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एमएलए क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो एमपी होता है वो नेशनल लेवल पर जो होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसमें जो पार्लियामेंट होती है उसका मेंबर होता है। और स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेटिव होता है हमारा, उसमें जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो हमारे इलेक्टेड पीपल बैठते हैं उनको हम बोलते हैं एमएलए, ठीक है। तो देखो अब हम पढ़ेंगे स्टेट लेवल के बारे में। अब देखो ये जो मैंने आपको पढ़ाया अभी लोकसभा एंड राज्यसभा, इसमें क्वेश्चन इस तरह से निकल सकता है कि व्हाट आर द टू हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर के दो हाउस कौन से हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। या व्हाट आर द नेम्स ऑफ पार्लियामेंट हाउसेस, पार्लियामेंट के जो हाउस है उनके क्या नेम है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर होती है स्टेट असेंबली, जिसको कहते हैं विधानसभा। Most states have a single assembly, though a few have two to create laws for the respective state. कि most of the state जो है उनमें क्या होता है, उनमें बेसिकली एक सिंगल ही असेंबली होती है जिसको कहा जाता है विधानसभा। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर एक और असेंबली मौजूद है जिसको कहा जाता है विधान परिषद। आपकी बुक में वो नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको कि जैसे कि पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, फर्स्ट इज लोकसभा, सेकंड इज राज्यसभा। वैसे ही जो हमारी विधानसभा है, स्टेट असेंबली है, उसके भी दो हाउस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में क्या है कि केवल एक सिंगल असेंबली काम करती है जिसको कहा जाता है विधानसभा। और कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर डबल रूप से काम करती है, डबल लेवल पर काम करती है, जो सेकंड जो असेंबली होती है उसको कहा जाता है विधान परिषद, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। हु इज नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव? चलो बताओ, नॉमिनल मतलब क्या होता है और एक्चुअल मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में, हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट कौन सी है? नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, लीड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द नॉमिनल हेड एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको लीड कौन करता है? वो लीड होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट जो होता है वो हमारे इंडियन आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर होता है। इसके साथ साथ ही नॉमिनल हेड होता है। देखो नॉमिनल मतलब होता है कि पोजीशन हेल्ड इन नेम ओनली, कि एक ऐसी पोजीशन जिसका केवल नाम चलता है, जिसमें केवल आपका नाम चल रहा है, ताकि काम आपके बिहाफ पर कोई और कर रहा है, ठीक है। एंड द प्राइम मिनिस्टर द एग्जीक्यूटिव हेड। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन निकल गया, हु इज नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? तो आपका आंसर आएगा प्रेसिडेंट। एंड हु इज द एक्चुअल हेड या हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? देन यू विल राइट योर आंसर इज प्राइम मिनिस्टर, ओके। इसी तरह से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नॉमिनल और एक्चुअल दो तरह के हेड होते हैं, वैसे ही हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है
उसमें भी क्या होता है, लीड बाय द गवर्नर, नॉमिनल हेड एंड द चीफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव हेड। उसमें भी क्या होता है कि जो नॉमिनल हेड होता है उसको उसको कहते हैं गवर्नर, उनको कहते हैं गवर्नर। गवर्नर मतलब राज्यपाल, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव हेड होता है उनको कहा जाता है चीफ मिनिस्टर, सीएम या मुख्यमंत्री। ठीक है, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव, की जो एग्जीक्यूटिव है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इनमें क्या हुआ है कि कुछ दोनों गवर्नमेंट ने के बीच में क्या हुआ कि जो भी इनकी लिस्ट है, वर्क की लिस्ट है, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो इनके बीच में डिवाइडेड, इनके बीच में क्या है, डिवाइडेड है कि कुछ काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कुछ काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और कुछ काम ऐसे भी है जो दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली है डिफेंस, फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, करेंसी, इंटरेस्ट, कॉमर्स, एजुकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज। कि ये जितने भी एरियाज है ना, जितने भी एरियाज हैं, इनकी इन एरियाज में जो काम करने का अधिकार है वो किसका है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जस्ट लाइक पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज एट द स्टेट लेवल। कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी लॉ को, कानून को स्टेट लेवल पर लागू करना, ये काम किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। थर्ड इज पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ कि जब भी ऐसा होता है ना कि किसी भी पॉइंट को लेके अगर दोनों में आपस में कोई विवाद होता है, कोई डिबेट होती है, कोई मनमुटाव होता है, तो वहां पे मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है उसको ऊपर रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे फन फैक्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। To delineate the responsibilities of the central and state government, the Constitution of India divides subjects of legislation into 3 lists। कि जो हमारा संविधान है, और उसने क्या किया, संविधान ने स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कुछ चीजों का डिवाइडेशन कर दिया, ताकि उनके कामों में आपस में किसी किसी तरह की परेशानी ना हो, और आपस में सब अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने एरियाज में अपने अपने कामों को कर पाए। जस्ट लाइक, और उनको 3 लिस्ट में बांट दिया। जैसे आपके सब्जेक्ट होते हैं ना, हिस्ट्री अलग होता है आपका, इंग्लिश अलग है, संस्कृत अलग है, कि आपकी बुक्स को अलग अलग डिवाइडेशन कर दिया। जैसे आपकी एसएसटी की बुक है, शुरू के 3 चैप्टर हमारे थे ज्योग्राफी के, फिर 4-5 चैप्टर हमारे थे हिस्ट्री के, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। वैसे ही जो संविधान है उसने क्या किया है, उन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में 3 लिस्ट बनाई, और तीनों लिस्टों में इनके कामों को डिवाइड कर दिया। इसको हाईलाइट कर लेना बेटा। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। देखो, यूनियन लिस्ट वो है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या काम करने उसके बारे में लिखा हुआ है। स्टेट लिस्ट वो है जहाँ स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है वो लिखा हुआ है, एंड कंकरेंट लिस्ट वो है जहाँ पे दोनों मिलकर काम करती हैं। ठीक है, समझ गए। ओके, चलो पढ़ते हैं अब आगे। As mentioned, above, the president and the governor of the state are not the actual head of the state। कि जैसे मेंशन किया, मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको कि जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है वो हमारे देश के या हमारे स्टेट के एक्चुअल हेड नहीं होते। दे आर हेड ओनली इन नेम, वो केवल नॉमिनल हेड होते हैं, केवल उनके अपने नाम के थ्रू वो काम करते हैं। वाइल, जबकि दे होल्ड सर्टेन पावर्स इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस, जबकि उनके पास कुछ कुछ जो परिस्थितियां होती है उनके लिए कुछ पावर्स होती है, बट दे टिपिकली डू नॉट इंगेज इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन वो जो डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी अफेयर्स होते हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, उनके बीच में जो गवर्नर है और जो प्रेसिडेंट है वो लोग जो है ना आपस में पब्लिक के साथ डील नहीं करते। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। अर्जुन, हैव यू हियर्ड अबाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि आप में से किस किस ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुन रखा है। मुझे कमेंट करना, मुझे बताना कि क्या उनका फुल नेम क्या था और वो कौन थे। ठीक है, चलो आगे। यस, he was the missile man of India and also our 11th president। कि हाँ, मैंने उनके बारे में सुन रखा है। he was the missile man, कि वो मिसाइल मैन थे और हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है,
ही मेड ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज मिसाइल एंड स्पेस प्रोग्राम, और उन्होंने हमारे इंडिया के मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। राइट, ही ऑलवेज स्टेड क्लोज टू द पीपल, वो हमेशा लोगों के आसपास रहते थे, स्पेशली द यूथ, और विशेष रूप से यूथ के आसपास। ही मोटिवेटेड देम टू ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड, और वो मोटिवेट करते थे हमको कि बड़े सपने देखो और कठिन मेहनत करो। आई लव हिज कोट, कोट होता है कथन, ठीक है। इफ यू फेल नेवर गिव अप, कि अगर आप फेल हो जाओ तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। फेल मीन्स होता है एफ मतलब फर्स्ट, ए मतलब अटेम्प्ट, आई मतलब इन एंड एल मतलब लर्निंग। कि देखो ये फेल का एक्चुअल मीनिंग नहीं है, फेल का मीनिंग है जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है, उन्होंने पॉजिटिव वे में फेल का मतलब निकाला कि जो अगर फेल होना बुरी बात नहीं है, फेल होने का मतलब होता है कि आपने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है, आपका लर्निंग स्टेप है वो, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, कि कुछ भी सीखने की पहली प्रक्रिया है वो फेल होना। यस, एंड ही सेइंग ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी व्हाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप इज आल्सो इंस्पायरिंग। और हाँ, उन्होंने जैसे बताया, वो कहते थे कि सपने देखने का मतलब ये नहीं है कि जब आप सोते वक्त सपने देख रहे हो, सपने देखने का मतलब होता है कि सपने ऐसे हों जो आपको सोने ही नहीं दे, ठीक है। हिज वर्ड्स आर ट्रूली मोटिवेटिंग, कि उनके जो वर्ड्स थे वो बहुत मोटिवेटिंग, वो बहुत ही मोटिवेटिंग थे। ही शोड अस दैट विद हार्ड वर्क वी कैन अचीव एनीथिंग, उन्होंने हमें बताया कि हार्ड वर्क की वजह से हम लोग हार्ड वर्क करके हम लाइफ में कुछ भी चीज को अचीव कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब आप लोगों को ना एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ, वो क्वेश्चन लिख लो कि राइट सम लाइंस अबाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। मैंने ये देखो, हमारे चैप्टर जब शुरू हुआ था ना तो इसी वर्ड से शुरू हुआ था, इसी लाइन से शुरू हुआ था, तो आप लोग को ये प्रॉपर याद रख लेना है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। ओके, यू मे हैव हियर द टर्म रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, कि आपने शायद ये टर्म सुना होगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। दिस इज अ की कंसेप्ट इन द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नोन एज डेमोक्रेसी, कि ये जो डेमोक्रेसी है उसका क्या है, उसका की सिस्टम है, उसका की कंसेप्ट है। डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, डेमोक्रेसी में होते हैं अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल, फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोगों के प्रतिनिधि जिनको लोग चुनते हैं और जिनको चुन सरकार बनाने के लिए जिनको प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। विच इज practiced in most countries around the world, ठीक है। The word democracy comes from two Greek words, demo meaning people and kratos meaning rule और पावर। कि जो डेमोक्रेसी शब्द है ये किससे है, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज डेमो एंड सेकंड क्रेटोस। डेमो का मतलब होता है पीपल, लोग, और क्रेटोस मतलब होता है रूल और पावर, ठीक है। लोगों की पावर या लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली जो पावर है उसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा शासन, ठीक है। इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एवरीवन टू रूल इन पर्सन इन कंट्री लाइक इंडिया विथ सच अ लार्ज पॉपुलेशन। कि देखो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी एक सिंगल पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इंडिया जैसे बड़े देश को अकेला हैंडल कर सके। अच्छा एक बात बताओ, आपका स्कूल होता है तो देखो आप सोचेंगे मैम हमेशा स्कूल के एग्जाम्पल देती है, क्योंकि स्कूल के एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आते हैं, ठीक है। तो स्कूल में क्या केवल एक प्रिंसिपल पूरे स्कूल को मतलब पॉसिबल है प्रिंसिपल के लिए कि वो अकेला पूरे स्कूल को रन कर पाए। देखिए जैसे आपकी क्लास में होता है कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप लोग क्या करते हैं, ये तो है नहीं कि सारी क्लास मिलकर चल जाती है नीचे ऑफिस में। आपकी क्लास का जो हेड ऑफ द बॉय होता है, हेड ऑफ द क्लास होता है ना, वो आप पूरी क्लास की समस्या को लेके जाता है प्रिंसिपल के पास और वहां जाके अपनी बात रखता है। वैसे ही हम जो लोग होते हैं, हम लोग एमएलएस वगैरह को, एमपीज वगैरह को इलेक्ट करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट के सामने हमारी प्रॉब्लम्स को रख सके, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे आगे, सिटीजन सॉरी कि इट्स नॉट प्रैक्टिकल फॉर एवरीवन टू रूल इन पर्सन इन कंट्री लाइक इंडिया विद सच अ लार्ज पॉपुलेशन। की इंडिया जैसे बड़े कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही पर्सन पूरे इंडिया को रूल करे या उसको संभाले। फॉर एग्जाम्पल इफ योर क्लास वांट्स टू ब्रिंग अ प्रॉब्लम टू द
attention of the school principal, like a classroom issue or proposing field trip, it would not make sense for everyone to go to the principal at the same time. ठीक है, instead the class usually elect a representative such as a class monitor, ठीक है, to present their concern. This representative act on behalf of the entire class. कि जैसे स्कूल में होता है, क्लास में होता है, हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जैसे भी मैंने बताया अभी, जिस तरह से अपनी समस्या को भेजते हैं, है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, तो वो क्या होता है, वो आपकी पूरी क्लास के बिहाफ पर जाकर प्रिंसिपल के सामने अपनी बात को रखता है. आगे पढ़ेंगे. दिस आइडिया वर्क्स द सेम वे एट द स्टेट और नेशनल लेवल. इसी तरह से स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी हमारी गवर्नमेंट काम करती है. Citizens vote for representative who then become member of their respective legislative assemblies. कि जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, उनको वोट देते हैं, और वो लोग उसके बाद किसी भी अपने संबंधित जो असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके मेंबर बनते हैं और वहाँ जाकर वो कार्य करते हैं. These elected individuals are called member of legislative assembly at the state level and member of parliament at the national level. देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये जो मेंबर्स हैं, जिनको हम इलेक्ट कर रहे हैं, ये स्टेट लेवल पर जब बनते हैं वो होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज. और जो सेंट्रल लेवल पर होते हैं, नेशनल लेवल पर होते हैं, वो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर. स्टेट मतलब एमएलए मतलब विधानसभा के मेंबर. ओके. इन असेंबलीज रिप्रेजेंटेटिव डिस्कस इश्यूज, प्रपोज लॉज एंड मेक डिसीजन थ्रू डिबेट एंड डायलॉग. कि इन असेंबली में क्या होता है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे, हम हमारी समस्याओं के बारे में आपस में बातचीत होती है, इनके बीच में डिस्कस होता है, डिबेट होती है, नए नए कानून बनते हैं, या फिर पुराने कानूनों में ये चेंज करते हैं, और ये सब क्या करते हैं, आपस की वाद विवाद के द्वारा, बातचीत के द्वारा समस्याओं का समाधान निकालते हैं. This makes India a representative democracy since all citizens do not participate in law making directly. कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये इंडिया को क्या बनाता है, ये इंडिया को बनाता है डेमोक्रेटिक कंट्री, जबकि इंडिया के जो लोग हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते लॉ मेकिंग में, बल्कि उनके कौन पार्टिसिपेट करते हैं, और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. ओके. अब पढ़ेंगे हम आगे. तो लास्ट लाइन है, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है हमारा, ध्यान से देखना. इंडिया एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैड नियरली 970 मिलियन वोटर्स इन 2024. कि इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, जिसके अंदर लगभग 970 मिलियन वोटर्स हैं. किसके अकॉर्डिंग? 2024 के अकॉर्डिंग. In principle, all the Indian citizens above the age of 18 have the right to vote in these elections. कि जो इंडिया में जो सिस्टम है कि इंडियन जो नागरिक होते हैं वो 18 साल की उम्र से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है जो इंडिया का नागरिक है, सिटीजन है, वो यहाँ पे क्या कर सकता है, इलेक्शंस में वोट कर सकता है. ठीक है. जब आप लोग 18 प्लस हो जाएंगे ना, या 18 हो जाएंगे, तब आप लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे. ठीक है. Consider a situation where your class is deciding on a picnic location between two places. कि एक सपोज करो कि आपकी क्लास को डिसाइड करना है पिकनिक की लोकेशन को, ठीक है, दो के बीच में, कि दो लोकेशन आपको दी हुई है, दो में से आपको एक को सिलेक्ट करना है, ए एंड बी, है ना. फर्स्ट कौन सी? ए. सेकंड है बी. यू ऑल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज. आप क्या करेंगे, बट कुड नॉट डिसाइड. कि आपको दोनों के बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज मतलब लाभ और हानि दोनों के बारे में ये डिस्कस करना है कि ए जो प्लेस है वहां जाने के क्या फायदे हैं, बी जो प्लेस है वहां जाने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, बट आप लोग डिसाइड नहीं कर पाए. टू रिसॉल्व दिस, तो इसको रिसॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए योर टीचर माइट कॉल फॉर अ वोट. तो आपका टीचर क्या करेगा, एक वोट के लिए बात करेगा. चलो वोट ले लेते हैं. ठीक है. She asked everyone to raise their hand for their preferred place and the location with the most vote wins. क्या होगा कि जैसे हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को डिवाइड कर दिया दो टीम के अंदर, या फिर आप लोगों से
आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन रख दिए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ठीक है। अब आप लोगों को अपने हाथ उठाने ऑप्शन ए के लिए भी और ऑप्शन बी के लिए भी। तो जिस भी प्लेस को ज़्यादा वोट आएंगे वो प्लेस जीत जाएगा और पिकनिक के लिए कहाँ जाएंगे, उस वाले प्लेस पर जाएंगे, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये किसका एग्जाम्पल है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। वेयर एवरी स्टूडेंट्स ओपिनियन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिसीजन, जहाँ पे हर एक बच्चे का जो ओपिनियन है वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट उस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, ठीक है। स्विट्जरलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि जो स्विट्जरलैंड है वो किसका उदाहरण है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण है। अब आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है, इस वर्ड का मतलब समझ गए होंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जब लोग डायरेक्टली जाके अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे, अनदर कंसेप्ट अनदर कंसेप्ट सेंट्रल टू इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम इज ग्रास रूट डेमोक्रेसी, कि जो दूसरा कंसेप्ट है सेंट्रल टू इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम का, वो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी encourages the active participation of ordinary citizens in decisions that impact them, कि ग्रास रूट जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है, वो जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, जो हमारे आम नागरिक हैं, उनको मौका देती है डायरेक्टली जाके इसमें एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। ताकि उन पर जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उसका उन पर प्रभाव पड़ने वाला है, उन सब में उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का एक अवसर देती है। This principle is fundamental to a democracy where citizens' involvement shape the government. We will explore more about Indian democracy later. This principle is fundamental to a democracy where citizen involvement shapes the government. कि ये जो प्रोसेस है एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का, इससे क्या होता है कि इससे जो हमारी गवर्नमेंट है उसको शेपिंग मिलती है। शेपिंग का यह मतलब हो गया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस रूप में काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, और हमारे क्या विचार है, हम क्या चाहते हैं, हमारी कंट्री में चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए, उन सब के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो काम करती है, क्योंकि हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ। आई होप कि आप सब लोग चैप्टर समझ गए होंगे। मैंने बहुत आराम से धीरे धीरे करके चैप्टर आप लोगों को समझाया है। तो अब आप लोग अच्छे से जो है ना चैप्टर के बीच में जो भी हाईलाइट आपने किया है, जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवाए हैं बीच बीच में, इनको अच्छे से पढ़िए, पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़िए, एक एक वर्ड को समझिए चैप्टर के, और अपनी तैयारी पर पूरा फोकस कीजिए, ठीक है बेटा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है, चैप्टर अच्छा लगा है, आप लोगों को समझ में आया है, तो वीडियो को एक थम्स अप कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, और इसको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।